हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था, पंचायत के पदाधिकारी का हटाया जाना का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, धारा 40 में। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन के अधिकारिता कौन जारी करता है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग, तीसरा ऑप्शन है कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, राज्यपाल। ठीक है, खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन के लिए अधिकारिता जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है। पहला है, मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, दूसरा वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तीसरा उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, चौथा उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र दे देता है, पांचवा पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्या सही है, तो देखते हैं क्या सही है। पहला, मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि उप सरपंच का जो निर्वाचन है वो पंच के रूप में पहले होता है। ठीक है, और पंच आपस में जो है वोट करके किसे चुनते हैं, उप सरपंच को चुनते हैं। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तीसरा, उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ये जो कथन है गलत है, क्योंकि प्रत्यावर्तित केवल ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच को किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। अगला है, उप सरपंच के चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र दे देता है, ये जो कथन है ये भी गलत है, क्योंकि उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्यागपत्र नहीं देता है। पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी जो भूमिका होती है, किसकी, उप सरपंच की जो भूमिका होती है वो पंच के रूप में भी काम करता है और उप सरपंच के रूप में भी काम करता है। तो ऑप्शन पांचवा जो कथन है वो भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 5, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देवे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है, उप सरपंच शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा, दूसरा, किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन है, प्रभारी सरपंच की नियुक्ति की जाएगी, चौथा ऑप्शन है, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचायत द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचायत द्वारा किया जाएगा, अगर सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तब। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के विषय में सही क्या है। पहला, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 15 से 30 हो सकती है, दूसरा, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम 10 से 25 हो सकती है, तीसरा, इसमें निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं, चौथा, इसमें 25% जो सरपंच है पदेन सदस्य होते हैं, पांचवा, इसमें 20% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं, छठवा, इसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्या सही है जनपद पंचायत के विषय में, तो देखते हैं क्या सही है। पहला, इसकी सदस्य संख्या न्यूनतम और अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो है 10 से 25 हो सकती है। जनपद पंचायत में जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 10 से 25 हो सकती है, यानी हमारा जो दूसरा कथन है वो सही होगा। अगला, तीसरा है, इसमें निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित व्यक्ति सदस्य बनते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जनपद पंचायत को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और मतलब सभी जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा कथन सही है। चौथा, इसमें 25% सरपंच पदेन सदस्य होते हैं, ये जो कथन गलत है कि कितने प्रतिशत सरपंच जो है पदेन सदस्य होते हैं जनपद पंचायत में, तो वो है 20% जो सरपंच होते हैं, ठीक है, वो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अगर मान लीजिए किसी जनपद क्षेत्र है, ठीक है, ये जनपद क्षेत्र है, इसके अंदर जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, ठीक है, उस ग्राम पंचायत के जो सरपंच होंगे उस सभी सरपंच का जो 20% है वो पदेन सदस्य होता है जनपद पंचायत का। तो ये ऑप्शन सही हो गया, पांचवा। ठीक है, अगला है, इसमें जिला पंचायत के कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये छठवा जो कथन है वो गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है।
पहला निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, तीसरा राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो, चौथा जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, पांचवा जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायत के 20% सरपंच, छठवा जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा विषय मतलब जनपद पंचायत के संगठन के विषय में क्या सही है। तो देखते हैं क्या सही है। पहला, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा है राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, ये कथन भी सही है। अगला, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता है, ये कथन गलत है। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता तो जो कथन है वो सही होता, ठीक है। तो ये नगरीय क्षेत्र कहा जा रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला है जनपद पंचायत के क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच। जैसे मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, ठीक है, जनपद पंचायत क्षेत्र के भीतर जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं उन सभी ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होते हैं, ठीक है, उन सरपंच का जो 20% जो सदस्य है, 20% जो सरपंच है वो किसका पदेन सदस्य होता है, जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है। यानी हमारा ऑप्शन जो पांचवा कथन है वो सही हो जाएगा। और छठवा है जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। 1, 2, 5 यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उप सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में कौन सा गलत है। पहला, आवेदक सांसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। दूसरा ऑप्शन है ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति आवश्यक हो। तीसरा ऑप्शन है ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति यानी कि सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो। चौथा ऑप्शन है आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो। तो योग्यताओं में कौन सा गलत है बोला जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन दूसरा हमारा राइट आंसर होगा कि ऐसे आवेदक का पंचायत में भू संपत्ति आवश्यक हो, ये जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों के कुल सीटों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 33%, तीसरा ऑप्शन है 20%, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 33%। किसके अनुसार में, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कुल सीटों में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जाता है, तो वो है 33%, ठीक है। अगर यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन की जगह पे क्या लिखा होता कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायतों के कुल सीटों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है, तो हमारा आंसर होता 50%। कितना %? 50%, या इसी को लिख सकते हैं हम 1/2, 1/2। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। आरक्षण का अनुपात उस वर्ग की कुल संख्या के अनुपात के आधार पर होगा। दूसरा, यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो वहाँ कुल, ये कुल होगा, ठीक है, कुल स्थान का 25% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। तो इस कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, तीसरा है और 1 और 2 दोनों सही है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, ठीक है। ये जो 25% आरक्षण है वो पहले दिया जाता था, अभी कितना दिया जाता है, अभी जनसंख्या के अनुपात में जो है ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है। कब से? 2024, ठीक है, दिसंबर 2024 में इसका अध्यादेश जारी किया गया था राज्यपाल के द्वारा, और तभी से ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 1। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पहला है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है। तीसरा, अवधि की गणना परिणाम की घोषणा की तिथि से होती है। चौथा, अवधि की गणना जो है ग्राम पंचायत के गठन के अधिसूचना की तिथि से होती है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या सही नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है अवधि की गणना ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन या प्रथम बैठक की तिथि से होती है, ये भी सही है। तीसरा, अवधि की गणना परिणाम की घोषणा की तिथि से होती है, ये गलत है। चौथा, अवधि की गणना ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है, तो ये भी गलत है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये एडीओ 2017 का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है। दूसरा, इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तीसरा, यह राज्य के राज्यपाल को पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के जो संविधान के 73वां संविधान संशोधन है, इसमें इसके किसके राज्य वित्त आयोग के गठन किए जाने का प्रावधान है, किसके तहत? आर्टिकल 243 आई फॉर इनकम, इसके तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है। और गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है, और ये जो राज्य का जो वित्त आयोग है, ये राज्यपाल को पंचायत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उपाय अनुशंसित कर सकता है। तो हमारे जो जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सही हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये भी एडीओ 2017 का प्रश्न है। पहला, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए गए सदस्य। दूसरा, लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं। तीसरा, राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की मतदाता सूची में प्रकाशित है। चौथा, राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उसे जिले से निर्वाचित हुए हैं, उस जिले से निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, पांचवा, जिले को जनपद पंचायत के समस्त सदस्य अध्यक्ष। देखते हैं कि क्या सही नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, पहला है, निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किए गए सदस्य, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिला पंचायत का जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये जिला पंचायत है, इसको निर्वाचन क्षेत्र में जो बांटा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव किया जाता है जो निर्वाचित सदस्य कहलाते हैं। तो हमारा पहला जो कथन है वो सही है। दूसरा, लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग होते हैं, ये जो कथन है वो गलत है। दूसरा, राज्य में निर्वाचन राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की मतदाता सूची में प्रकाशित है, वो जिला पंचायत की संरचना में शामिल होते हैं, तो ये जो कथन है वो गलत है। चौथा, राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए हैं, ये भी गलत है। पांचवा, जिले की जनपद पंचायत के समस्त सदस्य अध्यक्ष, यानी जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, सभी अध्यक्ष वो जिला पंचायत के संरचना में शामिल होते हैं, ये सही है। यानी हमारा ऑप्शन आपका 2, 3, 4 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कि कौन सा कथन गलत है बोला जा रहा है ना, 2, 3, 4 हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? पहला ऑप्शन है, राज्य की स्वविवेक शक्तियों द्वारा। दूसरा, विधानसभा में पारित कानून द्वारा। तीसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत। चौथा, राज्यसभा में पारित प्रस्ताव के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी यदि पहला है, उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में दर्शित ना हो। दूसरा, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए। तीसरा, यदि उसे कुल, ये कल मतदान लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुल होगा, कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो। चौथा, यदि वह चुनाव के 6 माह के पूर्व वापसी का दावा किया हो। तो देखते हैं कि वापस कर दी जाए तो क्या होगा। तो इसमें जो है, पहला है, उसका नाम चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची में अगर दर्शित ना हो तो उसको उसकी प्रतिभूति जो निक्षेप है, ठीक है, वो
वापस कर दिया जाता है, तो ये सही है। दूसरा, यदि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तब भी उसके जो प्रतिभूति निक्षेप है, ठीक है, वो वापस कर दिया जाता है। तीसरा, यदि उसे कुल मतदान के 1/6 मत प्राप्त हो जाता है तो उसे वापस कर दिया जाता है, क्या, प्रतिभूति निक्षेप को। चौथा, यदि वह चुनाव के 6 माह के पूर्व ठीक है वापसी का जो दावा किया है, ठीक है, तो उसे उसकी जो प्रतिभूति निक्षेप है वो वापस कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 होगा। अगला प्रश्न है, पंचायत यदि समय से पहले भंग होती है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है 2 माह के भीतर, दूसरा ऑप्शन है 6 माह के भीतर, तीसरा ऑप्शन है 3 माह के भीतर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 6 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। पहला, सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, दूसरा, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, तीसरा, जनपद और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सरपंच जो है, ठीक है, वो अगर चुनाव लड़ रहा है तो नामांकन पत्र के साथ उनको जो है आपका शपथ पत्र जमा करना होता है। लोकसभा और विधानसभा के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, चुनाव लड़ने वाले जो अभ्यर्थी है उनको भी शपथ पत्र जमा करना पड़ता है नामांकन पत्र के साथ। और जनपद और जिला पंचायत का जो अभ्यर्थी है चुनाव लड़ने वाला, वो उनको भी नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है, वह एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाएगा, दूसरा, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, तीसरा, निर्वाचन प्रक्रिया पुनः शुरू होगी, चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अगर मान लीजिए किसी उम्मीदवार की चुनाव से पहले मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और उनके पद के चुनाव के लिए केवल एक अभ्यर्थी रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट कर दिया जाता है, यानी कि स्थगित, या हम कह सकते हैं क्या, कैंसल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कैंसल या स्थगित कर दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा। पहला ऑप्शन है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, दूसरा ऑप्शन है कलेक्टर, तीसरा ऑप्शन है संचालक पंचायत विभाग, चौथा ऑप्शन है सचिव पंचायत विभाग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, कलेक्टर। अगला प्रश्न है, पंचायत के सदस्यों के वापस बुलाने की प्रक्रिया कब तक नहीं लाई जा सकती। पहला, पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए, दूसरा, यदि उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा ना हो गया हो, तीसरा, उपरोक्त दोनों, चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों, यानी पंचायत के जो पदाधिकारी हैं जैसे कि सरपंच और पंच, उसके वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं लाई जा सकती, मतलब तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि उसको जो भी है सरपंच हो या पंच हो, ठीक है, उनका पद धारण करने की तारीख से 2.5 वर्ष का कार्यकाल जो है पूरा नहीं हो जाता। और दूसरा है, या कह सकते हैं उप सरपंच के निर्वाचन में, यानी एक बार चुनाव स्थगित होने के बाद अगर दोबारा, ठीक है, दोबारा चुनाव होता है और सरपंच का निर्वाचन होता है, तो उस जो निर्वाचित सरपंच है उसका आधा कार्यकाल जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है उस सरपंच या पंच के वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया को नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, उपरोक्त दोनों। आपके लिए आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार किस धारा के तहत पंचायत के पदाधिकारी को निलंबित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है धारा 35, दूसरा ऑप्शन है धारा 36, तीसरा ऑप्शन है धारा 39, चौथा ऑप्शन है धारा 22। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या सही होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।